Uh, सभी को मेरा नमस्कार. Today we have a woman of great passion and love with us, Renu ma'am, who is the owner, founder, director, all-in-one of Samadhana NGO, and she is an epitome of selfless love. She helps everyone without any selfish motive, and we are really inspired by her. Whenever we feel disheartened, whenever we feel disappointed, we always go to meet her and get a tablet or capsule of motivation and inspiration to keep our lives moving. तो जो काम मैम कर रही हैं वो शायद ही बहुत कम लोग कर पाते हैं. मतलब आई हैव नेवर एवर सीन सच अ वुमन इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंस्पिरेटिव, इतनी मोटिवेटिव कि मैं दंग रह जाती हूँ कि फ्रॉम वेयर डज शी गेट सो मच एनर्जी. सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक वो डोज पर रहती हैं अपने, और कभी भी किसी के लिए भी अनअवेलेबल नहीं होती. तो मैम को मैं इतना ज्यादा, मतलब शी इज एन आइडियल फॉर मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैज सपोर्टेड मी ऑलवेज. I love you ma'am so much. So with these words only I would like to invite you to start the session of today. Ma'am, we all welcome you. सभी को नमस्कार, अभिनंदन मेरा. मैं एडवोकेट रेणु डी सिंह तहे दिल से, फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट, मैं सबसे पहले इस ग्रुप की जो रौनक है और इंस्पिरेशन है, दो लेडीज जिनको मैं अपनी बिटिया बोलती हूँ, बेटियां बोलती हूँ. एक प्रीति सिंह. प्रीति, आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स. और दूसरी है मेरी एक बहुत डेडिकेटेड वॉलंटियर मनु शिवराम. तो आप तो मेरा विशेष अभिनंदन. और बाकी बात है कि केवी की जितने भी टीचर्स आज इस हमारी एपिसोड में आई है, बात करने इस मीटिंग में आई हुई है, उनको इसलिए नमस्कार, अभिनंदन कि उन्होंने ये साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि दे आर कंसर्न विद जेंडर इश्यूज. और कहते भी हैं कि जो यज्ञ में पहले आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, दरअसल यज्ञवान वही होता है. प्रसाद के टाइम जब प्रसाद बंटना शुरू होता है, उस समय तो फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनको यज्ञ में भरोसा होता है या नहीं होता है. प्रसाद खाने तो सभी आते हैं. तो दोनों के लिए वेलकम रखना चाहिए, क्योंकि प्रसाद जितना बंटता है पुण्य उतना मिलता है ना. तो जो लोग नहीं है उनको भी हमारा अभिनंदन, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप एक केवी टीचर्स का ग्रुप बनाएंगी, तो मुझे एक बात की इसलिए खुशी हुई कि कोई भी कार्य, एनी बिग नोबल टास्क, व्हेन इट इज डन विद सो मच ऑफ कमिटमेंट, कन्विक्शन एंड विद सो मच ऑफ सेल्फलेस रीजंस, तो वो सफल अवश्य होता है. और आपने इतनी सारी बातें कही प्रीति. मैं यही कहूंगी कि जब आप खुद अच्छे होते हो तो आपको दुनिया में अच्छी चीजें भी दिखती हैं और अच्छे लोग भी मिलते हैं. तो मुझे आप मिली, ये आपकी अच्छाई भी है. और कहीं ना कहीं हम लोगों का जो कॉमन, जो हमारा एक मोटिव रहता है हमेशा कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए, तो उस कॉमन कॉज के कारण भी हम लोग इकट्ठे हैं. और धन्यवाद देना चाहूंगी आपको कि आपने मुझे अपने इस ग्रुप में आज इनवाइट किया, आमंत्रित किया. और मुझे तो लगता ही नहीं कि ये आपका ग्रुप है, मुझे लगता है मेरा ही ग्रुप है. मैम, आप ही का है बिल्कुल. और आप धन्यवाद मत कहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी. मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से आज हमारे लिए थोड़ा टाइम स्पेयर किया है. और बहुत कुछ देती हूँ और धन्यवाद बोलती हूँ, साधुवाद. और आई लव यू ऑल. बहुत अच्छा आपने ये किया. और आज खास तौर पे हम कानून पे इसलिए बात करेंगे कि ऐसा भी कहते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है और सत्य देखा है कि whenever there is a big idea, great idea, जब आपके से कोई बहुत ग्रेट आइडिया होता है, तो वो आइडिया इज ऑलवेज destined to become the reality. आपका आइडिया ग्रेट है और आपने जो सोचा है वो रियलिटी बन के रहेगा और बन चुका है. अगर आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और श्रेय आप में से हर उस व्यक्ति को जाना चाहिए जिसने कभी इस आइडिया के विषय में सोचा और इस आइडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाया. तो आपकी और मनु शिवरान की तो मैं जानती हूँ कमिटमेंट, क्योंकि आप लोग हमेशा समाधान की कॉज से जुड़े रहे हैं.
तो मुझे कोई इसमें संदेह नहीं कि ये आइडिया बहुत आगे तक जाएगा और जो महिलाएं, जो टीचर्स, जो शिक्षिकाएं इस ग्रुप में जुड़ेंगी, डेफिनेटली उनकी लाइफ में बदलाव आएगा। यही कहना चाहती हूँ और आप शुरू कर सकती हैं मुझे प्रश्न पूछ के। आप लोग क्या जानना चाहती हैं कानून के विषय में, जेंडर लॉस के विषय में क्या जानना चाहते हैं? मैम थोड़ा सा पहले आप अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा संक्षिप्त में जो भी हैरेसमेंट से रिलेटेड नियम है या कानून है वो अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो सबको बहुत लाभ मिलेगा उससे। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं G20 का सिविल 20 जेंडर इक्वलिटी एंड डिसेबिलिटी के ऊपर उत्तराखंड को प्रेजेंट कर रही थी। C20 सिविल 20 के मंच पर उड़ीसा में हमारी इंटरनेशनल समिट थी। मैं 3 दिन वहीं पर थी दरअसल, अभी जस्ट 1-2 दिन पहले लौटी हूँ वापस। तो वहां पर एक चीज बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि आज व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर, जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इवन पुरुष भी उतने ही ध्यान से, उतना ही सीरियस इन चीजों को ले रहे हैं। तो ये एक चेंज देखा मैंने। एक पैराडाइम शिफ्ट भी ये भी देखा कि पहले जो महिलाएं जेंडर की बात करने पे कहती थी कि अरे हमें नहीं सुनना, आज वो महिलाएं भी जेंडर इक्वलिटी के बारे में बहुत सीरियस सोचने लगी हैं। प्रीति, जैसे कि आपने कहा कि मैं सबसे पहले हरासमेंट के बारे में बात करूं, तो उससे पहले बड़ा जरूरी है कि हम ये जानें कि आज क्यों जरूरी हो चुका है हमें जेंडर के विषय में, जेंडर बेस्ड वायलेंस के विषय में क्यों हर महिला को ये जानना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 15 में कहा गया है कि कानून के समक्ष हम सभी बराबर हैं। जेंडर, कास्ट, कलर, ये सारी चीज जो है बिल्कुल नहीं बीच में आती है और हम सब बराबर हैं, यानी कि हम चाहे किसी भी जेंडर से हो। और ये भी है कि जेंडर सिर्फ महिला और पुरुष नहीं है। आप भी जानती हैं कि आज जेंडर बहुत सारे हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं, और LGBTQ भी उतना ही इम्पोर्टेंट और इंटीग्रल हिस्सा हमारे समाज का हो चुके हैं जितना कि पुरुष और महिला। तो जेंडर बहुत जरूरी है। आती है बात के जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस आती है, जिसमें वायलेंस एट वर्क प्लेस आती है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस आता है। आज जिस युग में हम लोग हैं, पिछले समझिए आप करीबन 50 सालों में जो एक चीज हुई कि महिला अपनी घर गृहस्थी चौकी चूल्हे से बाहर निकली एंड शी इज नाउ ऑल्सो वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, फील्ड में आई और अलग अलग प्रोफेशंस में उसने अपने आप को स्थापित किया। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि आज से 20-25 साल पहले जो सिचुएशंस थी और आज जो सिचुएशंस हैं बहुत अलग हैं। उस समय जेंडर बेस्ड वायलेंस का या जेंडर हरासमेंट का क्या स्वरूप होता था और आज क्या स्वरूप है, इसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं। चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, लेकिन वहीं ये भी कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के आ जाने से आज वुमेन की जो वॉइस है फॉर रेड्रेसल, वो जब रेड्रेसल चाहती है तो उसको रेड्रेसल मिलता है। मैं समाधान हेल्पलाइन में हूँ और मुझे दिन भर में कम से कम 25-30 ऐसी कॉल्स आती हैं जिसमें महिला कानून भी पूछती है और ये भी कहती है कि मैं पहला स्टेप कैसे लूं। हरासमेंट अगेंस्ट जेंडर, जेंडर हरासमेंट सिर्फ घर में ही नहीं है, समाज में बाहर भी है, कार्यस्थान पर भी है। और कार्यस्थान का जो हरासमेंट होता है वो महिला की प्रोडक्टिविटी, उसकी वेलनेस पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है, ये तो आप सभी जानती हैं। तो हमारे एक कानून आया बन करके 2013 का, पॉश का कानून है। इसमें कहा गया कि प्रोटेक्शन भी, ये जो कानून है ये प्रोटेक्टिव कानून है, ये प्रिवेंटिव भी है। इसमें कहा गया कि महिला का या पुरुष का या किसी भी जेंडर का कार्यस्थान पे यदि हरासमेंट होता है, वो होता है या सेक्सुअल हरासमेंट, दोनों ही चीजों को इसमें देखा गया। और एट द सेम टाइम ये पनिटिव भी है, यानी कि इसमें पनिशमेंट भी है। सिद्ध हो जाने पर किसी का दोष, ऑफेंस सिद्ध हो जाने पर इसमें प्यूनिटी भी होती है, यानी कि पनिशमेंट, दंड भी इसमें निर्धारित किया जा सकता है। तो
इस कानून के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो कार्यस्थान की हिंसा एक ऐसी हिंसा है कि जब ये कानून नहीं था और जब कोई महिला शिकायत करती थी कि आज मेरे वर्क प्लेस पे मेरे साथ ऐसा हो गया, या किसी ने मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया, या मेरा अपमान किया, या मुझे सेक्सुअल ऑफेंड किया, हरास किया, तो अक्सर घर में जो प्रतिक्रिया मिलती थी महिला को, वो ये मिलती थी, अगर पेरेंट्स के साथ रहती थी तो पेरेंट्स कहते थे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अब वहां पे नौकरी करने की, छोड़ दो नौकरी। या पति के साथ काम करती रहती थी तो पति कहता था क्या मेरी तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता जो तुमको वहां अपनी बेइज्जतियां कराने जाना है, और मैं दूंगा तुम्हें तुम्हारे तनख्वाह के पैसे, छोड़ दो नौकरी। तो सीधे सीधे एक महिला को एक बिल्कुल ऑब्जेक्ट समझ करके, कमोडिटी समझ करके ट्रीट किया जाता था, जैसे उसकी अस्मिता को इसमें कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उनके लिए बस एक हाँ ठीक है छेड़ दिया, हम सारी दुनिया को सुधार नहीं सकते, तुम काम छोड़ दो। तो चीजें बदली। एक केस है विशाखा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद ये डायरेक्टिव्स दिए कि अब ये कानून बन करके आने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स भी रही, और इन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को हमारे देश ने जब और भी कई देशों ने उसको साइन किया, उसको रेटिफाई किया, तो ये हमारे कानून का हिस्सा भी बने। कानून का हिस्सा बनने में देर बेशक लगी, लेकिन कानून बहुत स्ट्रॉन्ग बन करके आया। इस कानून को पॉश का कानून कहते हैं हम लोग, पॉश लॉ भी कहते हैं, और ये मैंडेटरी है कि जहां पर भी एक भी महिला कहीं पर यदि कार्य कर रही है, चाहे वो कंपनी है, चाहे संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज, फैक्ट्री, हॉस्पिटल्स, एनीवेयर, जहां पे भी एक भी महिला अगर कार्य कर रही है तो इस कानून के तहत वहां पर आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाता है। इस कानून का एक उद्देश्य ये भी है कि जहां पे महिला कार्य करती है और जब उसके साथ में किसी तरह का कोई ऑफेंस हो जाता है जो सीधे सीधे जेंडर से जोड़ के देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो नौकरी करते करते उसके लिए पुलिस और थाने और कोर्ट और कचहरी दौड़ना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अपना काम भी करना है, उसको अपनी नौकरी, अपनी जीविका भी चलानी है। तो ये व्यवहारिक भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है कि वो बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे या वो कोर्ट के चक्कर काटे। तो इस कानून ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया जहां पर अपनी ग्रीवेंस को महिला अपने इंस्टीट्यूट, अपने जहां पे भी वो कार्यस्थान है, वहीं पर रह करके इसका रेड्रेसल ले सकती है। इस पॉश कानून की क्या क्या विशेषताएं आपको वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इसको बहुत आसान रखा गया है, क्योंकि 3 चरण में आप अपना रेड्रेसल लेते हैं। सबसे पहला चरण है कि आप खुद कॉग्नाइज कीजिए। कॉग्निजेंस लेना बड़ा जरूरी है। जैसे कई महिलाएं इसको सीधे सीधे अपनी इज्जत से जोड़ के देखती है कि अगर उन्होंने किसी से ये बताया, वो वर्कर्स को बताया कि उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है किसी अन्य सहकर्मी के द्वारा या सीनियर व्यक्ति के द्वारा या सबऑर्डिनेट के द्वारा छेड़छाड़ी हो रही है, तो वो आपस में डिस्कस करने से घबराती हैं और सेल्फ कॉग्निजेंस नहीं लेती, यानी कि वो खुद इसको इग्नोर करती रहती है, टालती रहती है जब तक कि सिचुएशन बहुत बड़ी ना हो जाए। तो सबसे पहली जरूरत है इस बात को समझने की कि जब कोई एडवांसेस कर रहा है, हमेशा अपराध होने के पहले प्रीलूड्स होते हैं, बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। उन रेड फ्लैग्स को पहचानिए। रेड फ्लैग से कहने का मतलब है कि अपराध तो बाद में होता है, पहले अपराधी थोड़ा थोड़ा रिंग करके देखता है, टच करके देखता है, पिंग करके देखता है, वो थोड़ा सा ऐसे नॉक करके देखता है कि आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो देखता है कि आप जागरूक हैं और आप वॉइस उठा सकते हैं, यू हैव अ वॉइस, अपराधी तुरंत बैकआउट कर जाता है, क्योंकि हर अपराधी को पकड़े जाने का भय, उसकी साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान में ये रहता है कि वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर अपराधी को बाहर तो बहुत शरीफ बन के रहना है, घर में भी बहुत शरीफ बन के रहते हैं। ये वहीं पर अपना अपराध का चेहरा दिखाते हैं जहां पर इन्हें पता है कि उनके अपराध को छुपाने के लिए उनकी शिकार स्वयं उनकी सहायता करेगी। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग महिला होने के नाते खुद स्वयं तो इस चीजों को समझे ही, साथ ही साथ आप अपने साथ कार्य करने वाली महिलाओं के साथ एक बहुत ही स्वस्थ संवाद अवश्य इन विषयों पे किया करें। ये विषय ऐसे विषय नहीं है जिनको टैबू करके देखा जाए।
हम और आप घर से बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी इंसान आके हमारी डिग्निटी के साथ छेड़छाड़ करे। हमारी ह्यूमन डिग्निटी है। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ये भी नहीं है कि हम छुई मुई हो जाएं या हम झूठे इल्जाम लगाने लगे किसी पे, ऐसा नहीं है। हर महिला बहुत संवेदनशील होती है और उसको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि कब कोई बात स्वस्थ इरादे से कही गई है या करी गई है, या कब उसके पीछे एक इरादा है, कब उसके पीछे एक घटी, एक घिनौनी मानसिकता दिख रही है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि आप कॉग्नाइजेंस लें। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होता है रिपोर्टिंग। आपको जब पता चल गया कि ये व्यक्ति या ये व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, आपके डिग्निटी के साथ में लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपकी फेमिनिटी को चैलेंज कर रहे हैं, आप एक खास जेंडर से हो इस वजह से प्रताड़ित कर रहे हैं, और जिसके कारण कार्यस्थान पर आप असहज, कानून में लिखा है एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट एट वर्क प्लेस कॉज हो रहा है। आपको दिख रहा है कि आप या तो आप बहुत डिप्रेस फील कर रही हैं, या आप बहुत ज्यादा घबराई हुई, या आप बहुत ज्यादा विड्रॉ सी हो रही हैं और इनसिक्योर्ड फील कर रही हैं। ये सारी चीजें डिस्कम्फर्ट को लीड करती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप रिपोर्टिंग के महत्व को समझें। अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, अपनी वर्क प्लेस पे रहते हुए, अपने कार्यालय में काम करते हुए सबसे जरूरी ये है कि इस बात को एश्योर कीजिए कि इस कानून के तहत आप लोगों की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन हो चुका है। यदि नहीं हुआ है तो कराइए, और यदि हो चुका है तो उसके विषय में संपूर्ण जानकारियां पटल के ऊपर एक ऐसी जगह जैसे कि लॉबी हो गई या एंट्रेंस हो गई ऑफिस की, वहां पर, या अगर स्कूल कॉलेज है तो स्टाफ रूम में भी लगाई जा सकती है पटल पर सब जानकारियां। कौन चेयरपर्सन है, इस आईसीसी का एक चेयरपर्सन होता है, इसमें 5 सदस्य होते हैं। जो सबसे सीनियर होता है ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन, वही हो सकता है। इसके अलावा 3 और लोग होते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन से, जिनके बारे में, जिन पर लोग विश्वास करते हैं, या सभी लोग जिनका सम्मान करते हैं, जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अच्छा इंसान है। इसके अतिरिक्त किसी भी एक बाहरी एक्सटर्नल एनजीओ से कोई एक व्यक्ति मेरे जैसा उसका सदस्य मेंबर हो सकता है। और उसको एक्सटर्नल मेंबर को रखना इसलिए जरूरी होता है जिससे कि यदि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब अगर एक साथ मिल जाएं और कॉन्स्पिरेसी करें और पीड़िता को न्याय ना दें, तो कम से कम एक व्यक्ति जो बाहर बैठा हुआ है, बाहर से आया हुआ है, वो किसी से प्रभावित ना हो और पीड़िता को न्याय दिलाने में वो अपना पूरा योगदान दे। तो इसमें इस तरीके से इसमें 5 लोग होते हैं। आप पता कीजिएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवश्य होगा। ये सब जगह है। अब तो सब लोग समझ भी रहे हैं और सब लोग संवेदनशील होने के साथ साथ अब सम्मान भी करते हैं। इसके जब शुरुआत में जब ये समितियों का, कमेटीज का गठन होता था, आईसीसी बनती थी, तो जो पुरुष सहकर्मी होते थे वो बहुत असुरक्षित हो जाते थे। उन्हें बहुत डर लगने लगता था। उन्हें लगता